एक बड़े शायर, नामचीन शायर कहना चाहिए, उनका एक शेर है, मैं पढ़ना चाहता हूं। क्या जाने किसकी प्यास बुझाने किधर गई, इस सर पे झूम के जो घटाएं गुजर गईं। दीवाना पूछता है लहरों से बार बार, कुछ बस्तियां यहां थी बताओ किधर गई। जी हां, कोई परिचय का मोहताज नहीं कैफे आजमी साहब का ये शेर। लेकिन इस शेर के बाद कुछ बरस बाद इस शेर का एक जवाब आया और इरशाद चाहूंगा कि आप बोले साहब, एक जावेद अख्तर साहब ने वो शेर लिखा और वो लिखा कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इन दोनों शेरों से और शायरों से ताल्लुक रखने वाली राज्यसभा सांसद रही शबाना आजमी, 5 बार की नेशनल अवार्ड विनर, फिल्म फेयर अवार्ड 5 बार की, हमारे साथ मौजूद हैं। कोई परिचय का मोहताज नहीं, कहीं कोई शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत। प्लीज वेलकम शबाना आजमी। और शिखा हमारे साथ मौजूद हैं और फिल्म जगत की वो कवर करती हैं, तो एक दूसरा नाम भी है जिसका वो परिचय है। बिल्कुल, देखिए प्रतीक जी, अगर बात मुल्क की हो और मुल्क की बात होने के बावजूद तापसी का साथ ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं चाहूंगी तापसी को कि तापसी स्टेज पर आए। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए तापसी पन्नू का। एक बेहद संवेदनशील अदाकारा और अभिनेत्री तापसी पन्नू हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली की रहने वाली हैं। बात एक छेड़ी इन्होंने कहा कि मुल्क की बात, तो तापसी से ही शुरू करेंगे पहले। मुल्क में सब कुछ अच्छा है जी। हम और आप यहाँ बैठ के खुशी से बात कर रहे हैं तो कुछ तो अच्छा है ही, डेफिनेटली। नहीं, मैं उस मुल्क की बात नहीं कर रहा था, मैं इस मुल्क की बात नहीं कर रहा था। यहाँ तो सब अच्छा है, उस मुल्क की बात कर रहा था जिसमें उस मुल्क के ये कहूँ कि मंडे की कलेक्शन फ्राइडे से ज्यादा है तो बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू सो मच। लेकिन उसके डायलॉग और उसकी बात और जिस रोशनी में वो फिल्म है उसमें बहुत सारी चीजें कहने के लिए हैं और ताजा हालात मुल्क के जो हैं उसमें जब आप उसकी रोशनी में देखते हैं तो कैसा लगता है? जी देखिए, पहले तो मैं अपने मुल्क का वो हिस्सा हूँ जिसने कुछ 5वीं क्लास से सिविक्स में पढ़ना सीखा था। काफ़ी रट्टे लगाए थे उस लाइन के कि इंडिया इज़ अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एंड प्राउड फील करते थे हम तब से ही कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हम लोग सेक्युलर सबसे ज़्यादा हैं। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट आवर कंट्री विच सेट्स अस अपार्ट फ्रॉम एवरीवन, कि हमसे ज़्यादा सेक्युलर कोई और होगा नहीं इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल हु स्टे हियर। जो जिस तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, जितने तरह तरह के लोग यहाँ रहते हैं। फिर थोड़े बड़े होने शुरू हुए, चीज़ें पढ़ते थे अखबारों में, देखते थे आसपास, कुछ बताया जाता था कि नहीं ये इस तरह के लोग ऐसे होते हैं, उस तरह के लोग वैसे होते हैं। इस हर तरह के कम्युनिटी, रिलीजन, कास्ट को लेके प्रेजुडिस हमें सिखाए जाने लग गए कि इनके साथ ऐसा व्यवहार ठीक है, इनके साथ ऐसा नहीं ठीक है। कोई लॉजिक नहीं होता था उसका। तो धीरे धीरे वो जो सारी लाइनें सिविक्स में पढ़ते थे वो कुछ धुंधली सी होने लग गई दिमाग में। तो उस समय मेरे को एज अ प्राउड इंडियन लगा कि जब ये मौका मिला, ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ी जिसमें मुझे शायद रीडिफाइन करने का मौका मिले कि एक नेशनलिज्म क्या होता है, पेट्रियोटिज्म क्या होता है, अपने कंट्री के लिए प्यार क्या होता है, वो करने का मौका मिला तो मैंने कूद के पकड़ ली। सॉफ्टवेयर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दिल्ली की रहने वाली है, इनका परिचय है। शिखा तो बहुत कुछ बताएंगी, शिखा इनसे बात भी करेंगे, लेकिन शबाना जी आपकी तरफ मुखातिब होना चाहता हूँ। बात तो बिस्मिल्लाह कर दिया इन्होंने। वैसे आजकल शब्दों पे भी बड़ी बड़ी बातें होने लगी हैं, हर चीज़ पर बातें हैं, हर एक चीज़ पर। अभी कुछ देर पहले पॉलिटिकल बहस चल रही थी तो उसमें बहुत सारी मुद्दों पे बात हो रही थी। तो क्या ये जो बात इन्होंने कही कि जिसका जो हिस्सा है वो उसी में रहे, यानी हम एज ए सोशल एक तौर पे ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टेंस इसकी है, इसकी नहीं है, और ये हमें कबूल है, ये नहीं कबूल है? देखिए, ये ऐसा तो नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है।
इस तरह के हमले तो होते आए हैं। जिस मुल्क में इतने सारे लोग हैं तो जाहिर है कि सबकी एक ही राय तो नहीं हो सकती। देखना ये चाहिए कि हमको जो है अपने कानून कहाँ से मिलते हैं, अपने संविधान से मिलते हैं, अपने हक से मिलते हैं। वो हक हम पूरी तरह से उसका उपयोग करें और इस्तेमाल करें। देखिए, मैं बेसिकली बाय नेचर ऑप्टिमिस्ट हूँ। या तो आपको लगेगा कि ग्लास आधा फुल है या लगेगा कि आधा खाली है। मैं उनमें से हूँ जो समझती हूँ कि आधा फुल है। यही सोच मुझे अपने वालिद कैफी आज़मी साहब से मिली थी, जिनका शेर एक तरह से मेरा मंत्र है कि प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा। प्यार का जश्न नई तरह मनाना होगा, गम किसी दिल में सही गम को मिटाना होगा। क्या बात है, बहुत खूब। तो वही बहुत खूब। अपना पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। इसमें कुछ लोग आड़े आ जाते हैं क्या कभी कभी? आएंगे, जाहिर है कि आएंगे। ऐसा थोड़ी है कि इतने सारे लोग जब इकट्ठा हों तो उसमें लोग आड़े नहीं आएंगे। और देखिए, डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि हर तरह की सोच के लोगों को अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी बात कहें। उसमें वायलेंस ना हो, उसमें लॉ को न तोड़ा जाए। ये फ़र्ज़ जो है वो लॉ की एजेंसीज का है। उसके बाद वो कितनी भी बात करें, कैसा भी करें, अगर उन्होंने कानून नहीं तोड़ा है तो उनको कहने का अधिकार है। चिका, तापसी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आमतौर पर ऐसा होता है कि बॉलीवुड की हीरोइन की खबर आती है लव अफेयर वाली, बट आपकी ऐसी कोई कंट्रोवर्सी और इस तरह की खबरें नहीं आती हैं, तो क्या बात है, बॉलीवुड के स्टार्स भी आपसे, लड़के आपसे डरते हैं? लोग इंटरेस्टेड नहीं है मेरे साथ लिंक अप करने का। सही, सीरियसली मुझे नहीं पता ऐसा क्यों नहीं होता। या मे बी इसलिए कि मैंने ज़्यादा मूवीज़ करी नहीं है अभी हिंदी में कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर। पहली फिल्म से लव अफेयर के चर्चे शुरू हो जाते हैं बॉलीवुड में। तो अभी कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है मेरे लव में, मैं क्या करूँ बताइए। अभी तक सारे मेरे काम में इंटरेस्टेड है ऑनेस्टली, और मैं चाहती हूँ ऐसा ही रहे। चलिए, मैंने आपकी फिल्म देखी मुल्क, बहुत अच्छी है, उसके डायलॉग बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। और उसमें एक डायलॉग है कि जब हम और वो की बात करें तो कैलेंडर देख लीजिएगा कि कहीं इलेक्शन तो नहीं आने वाले हैं। कितना इत्तेफाक रखती हैं, 2019 में भी इलेक्शन आने वाले हैं, किस तरह से देखती हैं? जैसे कि मैं अभी आपको बता रही थी ये शुरू होने से पहले, मैं अपने आप को एक पॉलिटिकली इग्नोरेंट इंसान मानती हूँ। मुझे इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। एक रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ जिसका इंटरेस्ट शायद किताबों में ज़्यादा था, अखबारों में कम। तो जो हेडलाइन थोड़ी बहुत पढ़ती थी या टीवी पे फादर देख रहे होते थे वो देख लेती थी, उससे बेसिक नॉलेज मिलती थी मुझे, उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता था। आपकी उस लाइन को मैंने जैसे बड़े होने के बाद आसपास लोगों से सुना है, तो ऐसा होता है, तो वो इलेक्शन आने वाला है तो ऐसी बातें होती हैं, लोगों से ही सुनी है। मैं किस लाइन से ज़्यादा रिलेट करती हूँ मैं आपको वो बता देती हूँ। उसी सीन में कि हम और वो मिलकर ये देश नहीं बनाते हैं, हम इस देश को बनाते हैं। क्या बात, बहुत खूब। सो इस लाइन से मैं ज़्यादा रिलेट करती हूँ और ज़्यादा प्रेजेंट करती हूँ। बाकी ये वाली चीज़ें तो कि इलेक्शन आने वाला है, ये तो हम सुनते और पढ़ते आते हैं, बहसों में सुनते आते हैं, तो वही पता है मुझे, उससे ज़्यादा नहीं पता इस बारे में। शबाना जी, आपको लगता है चेंज है, सब्जेक्ट कंटेंट जो है फिल्म का बहुत चेंज आया उसमें, और बहुत मुख्तलिफ तरह कंटेंट पर और सब्जेक्ट पर फिल्म बन रही हैं? सैनिटरी नैपकिन की बात हो, महिला सशक्तिकरण को आप बहुत अपने मुद्दे को लेती रही हैं, तो लग रहा है कि अब चेंज है, एविडेंट है? जी हाँ, डेफिनेटली चेंज तो आ ही रहा है। अगर आप देखें 60s की फिल्म को, मैं चुप रहूँगी, औरत का चुप रहना उसकी सबसे बड़ी अच्छाई समझी जाती थी। फिर उसके बाद बदलाव आया तो औरतें पागल हो गई। वो मैं जीने नहीं दूंगी, मैं मरने नहीं दूंगी, मैं ज़ख्मी औरत हूँ, मैं इंसाफ चाहती हूँ, दुनिया भर की चीज़ें। अब प्रॉब्लम ये था कि ये मैं हमेशा ऐसा कहती हूँ कि फर्स्ट वी हैड रैम्बोज एंड देन वी हैड रैम्बोलिनास। इसमें जो है औरत की सच्चाई ज़रा भी नहीं होती थी। हाँ, जो पैरेलल सिनेमा है, श्याम बेनेगल की जिस तरह की फिल्में या मृणाल सेन की हैं वगैरह वगैरह, उनमें जो है औरत के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रोल्स बनते थे। अब जो है जाहिर है कि एक वक्त ऐसा आया है जबकि तापसी की ही फिल्म ले लीजिए, पिंक, आप सोच नहीं सकते थे कि आज से 15 साल पहले ऐसी फिल्म बन सकती थी।
तो डेफिनेटली ये बदलाव आया, और ये बदलाव बहुत सारी लड़कियों ने भी लाया है। अगर आप देखें कि विद्या बालन किस तरह के रोल्स करती हैं, या आलिया भट्ट किस तरह के रोल्स करती हैं, या तापसी ने क्या किया है, तो हमको खुशी तो होती है कि बदलाव आया है। और औरतों को लेकर और औरतों की पोर्ट्रियल में, नहीं तो पहले ये होता था कि फिल्में अगर वुमेन ओरिएंटेड भी होती थी तो वो औरत जो है वो एक दबी हुई महिला होती थी, अपने पति के चरणों में गिरने वाली और अपने बेटे को माफ़ करने वाली, और जो स्टीरियोटिपिकल नोशंस हैं वैसे होते थे। अब जो है डेफिनेटली उनमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है। लेकिन एक वो डांस का भी हिस्सा आया जिसका जिक्र कर रहे थे भी, और शायद आपको लग रहा था कि वो ज़रूरत नहीं है फिल्म की, लेकिन फिल्म में कॉमर्शियल वैल्यू है तो उसको नहीं, देखिए, डांस नंबर एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है और आइटम नंबर एक अलग चीज़ है। जिसकी बात मैं कह रही थी और जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है वो है आइटम नंबर। आइटम नंबर एक ज़बरदस्ती फिल्म में डाला जाता है सिर्फ इसलिए कि आपको लगता है कि उसकी बुनियाद पर फिल्म चलेगी। ना तो उसकी फिल्म की कहानी से कोई ताल्लुक़ है, ना किसी चीज़ से ताल्लुक़ है, वो ज़बरदस्ती डाल दिया जाता है। उसके फिर जो अल्फाज हैं वो इतने ख़राब होते हैं, इतने ख़राब होते हैं कि जब मैं उनको सुनती हूँ तो मेरा कान बजने लगता है। मैं तंदूरी मुर्ग हूँ, मुझे गटका ले अल्कोहल के साथ। इसमें हंसी की कोई बात ही नहीं है, ये बहुत सीरियस मुद्दा है। लेकिन फिर जब जावेद साहब लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर जावेद साहब को आप किसी भी चीज़ पर ब्लेम कर सकते हैं, इस चीज पे ब्लेम नहीं कर सकते। 1 2 3 4 तो शायरी है, बिल्कुल है, क्योंकि आप सिर्फ 1 2 3 4 ही नहीं सुन रहे, आप पूरा सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 करूं गिन गिन के मैं इंतजार। और फिर जो है उसमें पूरी बिरहा का डिस्क्रिप्शन है एक इंतहाई फोक के अंदाज में, जहां वो एक्सप्रेस करती है कि वो अपने प्रिय को कैसे मिस कर रही है। मगर हम लोग ये गलती करते हैं कि पूरा गाना तो सुनते नहीं हैं, उसके सिर्फ बंद ले लेते हैं और फिर उसमें कहते हैं कि ये कैसे लिख सकते हैं। देखिए, जो फिल्म का जो लिरिसिस्ट है, मेरे अब्बा लिरिसिस्ट रहे हैं, कैफी आज़मी साहब, मेरे ससुर जानिसार अख्तर रहे हैं, जावेद हैं। एक अलग सी बात मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे हमेशा ये लोग बोलते हैं कि आपके घर में इतने सारे शायर हैं तो क्या आप शायरी करती हैं? तो मैं कहती हूँ नहीं, मैं सिर्फ इंस्पिरेशन देती हूँ उनका। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि हम अगर अल्फाज सुने तब जाके हमको पता चलता है कि वो क्या हो रहा है। जी, बहरहाल फिल्म की बात हुई, लेकिन मुल्क की बात शुरुआत में हुई थी और तापसी ने उसका जिक्र किया। तो आपको लगता है कि मुल्क के हालात और सब कुछ बेहतर है और सब कुछ अच्छा है? देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कई सदियों में एक साथ जीता है। हमारे लोग जो हैं वो 18वीं, 19वीं, 20वीं और 21वीं सदी में एक साथ रहते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हमारे समाज में वो उभर कर आते हैं। एक मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंगुअल, मल्टी कास्ट, मल्टीकल्चरल सोसाइटी में जाहिर है कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होंगे। तो जब आप औरतों को लेकर इसकी बात करते हैं तो एक तरफ से हम इस बात पर भी बहुत फ़ख्र करते हैं और करना भी चाहिए कि हमारे यहाँ जो है एक औरत जो है प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, हमारी जो स्पीकर हैं, इतने सारे बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर औरतें हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में औरतें हैं। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज भी हिंदुस्तान में भ्रूण हत्या होती है। फीमेल फीटिसाइड इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। जो हम सोच रहे हैं तो हम इनटॉलरेंट हुए हैं। जी, हम इनटॉलरेंट हुए। हम इनटॉलरेंट हुए की बात ही नहीं है। हम जो है इसको इनटॉलरेंस आप नहीं कह सकते हैं, आप हत्या कर रहे हैं। आप उस लड़की को जीने नहीं दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसका कसूर ये है कि वो एक लड़की है। तो इसको आप इंटॉलरेंस नहीं कहते, दिस इज अ क्राइम। और ये क्राइम जो है नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकली क्या सहिष्णु हैं हम, हाँ, टॉलरेंट हैं, जो सोसाइटी में जो मुद्दे हैं। देखिए, पॉलिटिकली आप जो है ना इस बहस को सीधा ले जाना चाहते हैं कि किस तरह से अब मेरे क्लोजअप्स आए और मैं कोई ऐसी बात कहूं कि अगले 20 दिन के लिए टेलीविजन के लोगों को काम मिल जाए। मैं आपसे बहुत उम्र में भी बड़ी हूं और बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुकी हूं। मैं इस बार में पढ़ने नहीं वाली हूं।
मैं यहाँ हूँ सेंसेशनलिज्म के लिए नहीं, मैं अपने मुल्क से बेहद प्यार करती हूँ और मैं अब इस उम्र में आ गई हूँ कि मैं जो हूँ सिर्फ मसला दिखाने से मुझे काम नहीं है, मैं हल की तरफ जाना चाहती हूँ। उस हल के लिए अगर मुझे 2 कदम आगे जाना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। आई वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मतलब आप कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कौन से मुद्दे हैं, ये तय करेंगी और उसके हिसाब से। बिल्कुल मैं तय करूंगी, आप तय करेंगे क्या मेरे लिए? नहीं। मैं अपने लिए तय करूंगी कि मैं किस चीज पे बात करना चाहती हूँ और किस चीज पे बात नहीं करना चाहती। मैं कोई प्रोफेशनल स्पोक्स पर्सन तो हूँ नहीं कि हर चीज के ऊपर मुझे कुछ बोलना है। जब मुझे बोलना होता है तो बेझिझक बोलती हूँ और बोलती चली आई हूँ। एक कंगना रनाउत ने एक मुद्दा उठाया, जी, आप नहीं बोली उस पर। कंगना रनौत ने इतने सारे मुद्दे उठाए हैं, मुझे उनकी जिंदगी में इतना ज्यादा दिलचस्पी है नहीं कि मुझे मालूम नहीं कि कौन सा मुद्दा उन्होंने उठाया। लेकिन उन्होंने नारी और स्वतंत्रता और उसकी लिबर्टी, वुमेन लिबर्टी पे ही अपनी मुद्दा उठाई, अपनी बात केंद्रित करी। उन्होंने कहा कि हमारी एक बात है, स्त्री स्वतंत्रता की बात है, और उस पर उन्होंने बात कही, खुल के बात कही। क्या कहा मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या कहा, आप बता दीजिए। मैं यही जानना चाह रहा था कि कहाँ पे कौन सी लाइन आप चूज करेंगे, कौन सी लाइन छोड़ेंगे, ये मैं जानना चाह रहा था। वो मैं तय करूंगी, वो ये तय करेंगी, वो तय करेंगी कौन से मुद्दे पे वो बोलना चाहती है। मैं जो हूँ औरतों के मुद्दे पे बोलना चाहती हूँ, मैं हाउसिंग के इशू पे बोलना चाहती हूँ, मैं सिनेमा के बारे में बोलना चाहती हूँ। मैं चूज करती हूँ मैं किसके ऊपर क्या बोलना चाहती हूँ। जी, मैं मुल्क पे लौटता हूँ। और जब आपने कहा कि फिल्म में आपने एक वकील का रोल अदा किया, किरदार अदा किया और बखूबी उसको निभाया, सवाल ये आया कि फिल्म में जो सोसाइटी में जो घट रहा है उसका सही पोर्ट्रेल हो रहा है, या लग रहा है कि वो सिर्फ डायलॉग जो कि कह रही कि हम सही जगह सही डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, हम कुछ बदलना चाहते हैं, जो शबाना जी जिसकी तरफ इशारा कर रही थी। पहले तो मैं मैम की बात से ही एक चीज़ लेती हूँ। मैम ने कहा ऑप्टिमिस्टिक हैं, मैं बिल्कुल बिलीव करती हूँ इस बात में कि एक ग्लास को हाफ फुल देखना चाहिए, हाफ एम्प्टी नहीं। और उस हाफ फुल को देखते हुए मैं इस बात पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखती हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ आवर कंट्री नोज व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। अच्छा, उनको पता है ये सही है, ये गलत है, उनमें दिमाग है ये बात समझने की। बहुत कम लोग हैं जिनको नहीं पता है, वो माइनॉरिटी है। वो जो ग्लास आधा खाली है वो एक्चुअली कम खाली है, बट कहते हैं ना खाली बर्तन शोर ज़्यादा मचाते हैं। ये वो वाला सिचुएशन है मुझे लगता है, क्योंकि हम उनको शोर मचाने देते हैं। हम सब लोगों को पता है कि हमारे को अपने काम में क्या सही करना है, क्या गलत करना है, हम सबको पता है। ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं इस कंट्री के अंदर। मुझे एजुकेटेड मतलब यही, सबका बीटेक की डिग्री है, सबके पास समझ है कि क्या सही है क्या नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग जब कुछ नहीं करते हैं किसी डायरेक्शन में, कुछ अच्छा कंट्री के लिए, या कुछ कोई खराब कर रहा है तो उसको नहीं रोक पाते हैं, शायद वहाँ हम गलत हो जाते हैं। जब आप देखते हैं कि सोसाइटी में हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, डिवीजन दिखाई दे रहा है, या तमाम तरह की मुख्तलिफ बातचीत हो रही है, तो एज एन आर्टिस्ट, एज अ सिटीजन, क्या आपकी फील होता है? मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। ज़्यादा मैं सोसाइटी को जनरलाइज करके नहीं बोलूँगी, जो मेरे साथ हुआ है मैं उसके हिसाब से बताऊँगी। मेरे घर में एक कुक आती है सुबह काम करने, और एक मेड आती, हाउस हेल्प आती है जो सफाई वफाई में मदद करती है। तो जो कुक थी वो महाराष्ट्रन है, और वो पहले से काम कर रही थी। नई मेड आई क्लीनिंग वाली, तो उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती थी जो क्लीनिंग मेड आई। एंड मैंने उनको घर दिखाया, उनको समझाया काम। एंड मेरी कुक थी, मुझे कोने में लेके जाके बोलती हैं इनको मत रखो। मैं कहा क्यों नहीं रखूँ? नहीं, आपकी मम्मी ने भी मना किया। एंड मैंने दिमाग में सोची मेरी मम्मी हो ही नहीं सकता मना। नहीं, आप इनको मत रखो। नहीं, ये पता नहीं है इनका मतलब क्या करेंगे घर में। मैंने कहा ये क्या बात हो गई? तो मैंने उस समय कहा आप मेरे को मत सजेस्ट कीजिए मुझे क्या करना है क्या नहीं, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना कर रही हूँ। ये कि धर्म के मामले में हस्तक्षेप ना करें, ये तो धार्मिक मामला है। देखिए, एक बात तो हमको माननी पड़ेगी कि जो पर्सनल लॉज हैं वो किसी भी रिलीजन के हों, वो औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी पे हो, चाहे वो इनहेरिटेंस पे हो, चाहे वो मैरिज पे हो, चाहे वो डिवोर्स हो। तो ये सही है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये कहा है कि आप अपने पर्सनल लॉज
प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर वो पर्सनल लॉज आपके मुल्क के लॉज के खिलाफ हैं तो क्या आपको उनको टॉलरेट करना चाहिए? यानी हम धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ। देखिए, एक तो आप उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड तो कहिए ही मत, उसको आप कहिए कॉमन सिविल कोड। और कॉमन सिविल कोड की बात आपको मिल गया एक मुद्दा, चलिए शबानाज भी इसमें नहीं फंसी तो चलिए उसमें डाल दें, खुश हो जाएंगे। मगर इस बात पे मैं कई बार बात कर चुकी हूँ कि देखिए क्यों नहीं कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं हुआ। जब हमको आज़ादी मिली तो ये माना गया था कि इतना ज़्यादा पार्टीशन की वजह से इतनी सारी दर्द था कि अगर इसी वक्त हमने ये इंसिस्ट कर लिया तो माइनॉरिटीज़ जो है वो इनसिक्योर फील करेंगी। इसलिए ये माना गया कि अच्छा वक्त के साथ साथ जब माइनॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस आएगा तो वो खुद इस रिफॉर्म के लिए बात करेंगी, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया, वो नहीं आया। तो अब हम कब तक वेट करें? करना तो हमको ये चाहिए कि एक ब्लूप्रिंट हो जो जेंडर जस्ट हो, जो तमाम रिलीजन्स के जो जेंडर जस्ट लॉज हैं उनको साथ लाके उनका एक ब्लूप्रिंट बनाएं और उसको डिस्कस करें। ये तो कभी नहीं होता क्योंकि नियत साफ नहीं है, नियत साफ नहीं है। बोलना है कि इसको लेके चलो एक इनको जो है ज़रा मारते हैं, इसमें नहीं फंसना चाहिए। वी नीड the discussion to start for a common civil code based on gender justice 100%. नियत साफ की जब आप कहती है तो किसका नियत साफ? हाय हाय कितने भोले हो, ओहो राजनीतिक दल और कौन। मुझे मालूम था आप ऐसे ही बोलेंगी। बहरहाल सवाल आपकी इजाजत हो तो सवाल उधर से जी 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 अनुराग जी बिल्कुल कुछ सवाल ले लेते हैं। लेकिन शबाना जी ये बता दें कि आप कह रही थी तालियां नहीं बजी उस पर, तो तालियां इसलिए नहीं बजी थी कि सब लोग इतने तल्लीन होकर सुन रहे थे उस बात को, तो तालियां बजाना ही भूल गए थे। शेष नारायण जी सवाल पूछना चाहते हैं। शबाना जी से सवाल है, हमारे आपके वालिदैन ने जो झेला था मुसलमान होने का दर्द, उसको गर्म हवा में सत्यू साहब ने बहुत बेहतरीन तरीके से पोर्ट्रे किया था। हमने उसको देखा नहीं, लेकिन सिनेमा देखा तो हम लोगों को तकलीफ हुई थी, हम रोए भी थे। ये तापसी पन्नू बैठी, अभी इनकी फिल्म देख के आए, प्रोजेक्ट के तहत देख के आए। हमारे आपके बच्चों ने, अगली पीढ़ी ने, हमने आज जो मुसलमान होने की तकलीफ़ें झेल रहे हैं उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश इस फिल्म में की गई है। आपको क्या लगता है कि जो गरम हवा के दौर में जो मुसलमान होना ज़्यादा मुश्किल था कि आज मुसलमान होना ज़्यादा मुश्किल है? और दूसरा, मुसलमान के पड़ोसी जो हिंदू हैं वे इतने इंसेंसिटिव पहले भी थे चौबे की तरह, या पहले कुछ सेंसिटिव ज़्यादा थे? ये सवाल मैं बहुत ही संजीदगी से, पूरी ईमानदारी से और आपके दिल के में क्या है वो जवाब जानने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि इसी पर मुस्तकबिल हमारा मुनहसर करता है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी को सही माने में डेमोक्रेसी तभी कहा जा सकता है ये देख के कि उसका रवैया अपने अक़लियतों की तरफ कैसा है, तभी जो है वो डेमोक्रेसी एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अक़लियतों के साथ इस वक्त, और बल्कि सदियों से, सालों से मैं कहूँ कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि जितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उतनी ही ताकत से एक सिविल सोसाइटी है जो कि बहुत स्ट्रांगली इसको रेजिस्ट करती है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसमें ये सही है कि एक जगह तो मुसलमान को घर मिलने में दिक्कत होती है और दूसरी तरफ इस मुल्क का प्रेसिडेंट बन सकता है मुसलमान, इस मुल्क का जो सबसे बड़ा स्टार है वो मुसलमान हो सकता है, इस मुल्क का सबसे बड़ा क्रिकेटर भी मुसलमान हो सकता है। तो क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं इसलिए यहाँ हम महफूज हैं, क्योंकि हमारे पास एक स्टेक भी है और एक क्लेम भी है अपना हक। तो मायूस नहीं होना चाहिए, हाँ बहुत इत्मीनान से भी नहीं बैठ जाना चाहिए, लेकिन इस बात पे मुझे पूरा यकीन है कि हिंदुस्तान सेक्युलर इसलिए रहेगा क्योंकि हिंदुस्तान का आम आदमी जो सड़क पे चलता है वो सेक्युलर होना कबूल करते हैं। संदीप सोनवलकर वो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। संदीप। शबाना जी, आपसे और तापसी दोनों से सवाल है। एक साल 1.5 साल पहले आपने एक अभियान शुरू किया था हैशटैग के नाम से कि नॉट इन माई नेम।
मुझे लगता है कई बार आप चूंकि इस समय एक आंदोलन चला, हैशटैग चला, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, वो आंदोलन फिर थम गया, जबकि गौरी लंकेश के जो हत्यारे हैं आज तक नहीं पकड़े गए। आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर चर्चा होने से बहुत हल्की होती जा रही है, सब एक दूसरे को गाली देते हैं और उसके बाद वो मुद्दा वहीं खत्म हो जाता है? देखिए, टेक्नोलॉजी से आप लड़ नहीं सकते हैं। आप अगर कहेंगे कि ये टेक्नोलॉजी की वजह से ये खराबी आ रही है तो वो है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी अच्छाइयाँ भी आ रही हैं। दरअसल बात हम किस तरह के इंसान हैं उसकी है। हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी हासिल है उसकी नहीं है, हम अंदर से किस तरह के लोग हैं, हम अंदर से अपने बारे में क्या सोचते हैं। इसके लिए हमको डिफाइन करना पड़ेगा कि भारतीय होने का मतलब, हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है। कहीं ज़्यादा दूर हमको झांकने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे संविधान में लिखा गया है जो हमको बराबरी का हक देता है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो। सोशल मीडिया सेंसेशनलाइज करने के लिए है, लेकिन सोशल मीडिया के तहत आपको बहुत सारी जो समाज में बुराइयां हैं वो भी पता चल जाती हैं। तो इससे तो आपको जूझना पड़ेगा। इसके दोनों के एक्चुअली प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखे हैं बहुत करीब से। प्यार भी इतना मिला है, चाहे वो पिंक, तो वहीं कहीं ना कहीं कुछ घटना हो जाती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का कोई एक्चुअली, क्योंकि आपने काफ़ी काम किया हुआ है, कोई लिंकेज है क्या, पहली बात। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या बॉलीवुड में काम उन्हीं को मिलता है जिनके न्यूपोटिज्म, जो कंगना रनावत जी ने, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, कंगना रनावत ने जो कहा था न्यूपोटिज्म। आप राज कपूर की बेटी हैं, आप राज कपूर की बेटी हैं, आप देवानंद की बेटी हैं, आप करण जौहर की बहन हैं? नहीं है, मगर देखिए पहुंच गई अपनी जगह। ये मिल गया आपको अपना जवाब। शबाना जी, पहला सवाल जो इन्होंने पूछा था, अंडरवर्ल्ड के साथ कुछ बॉलीवुड का कनेक्शन है क्या? जी, वो क्या सवाल था वो मैं समझी नहीं। वो कह रहे हैं कि अंडरवर्ल्ड के साथ बहुत सी फिल्मों की कहानियां मिलती जुलती रहती हैं, तो क्या कुछ कनेक्शन है क्या? ऐसा सुनने में आता रहता है। देखिए, जिस वक्त मैं आई हूँ फिल्म इंडस्ट्री में, उस वक्त अगर कुछ कनेक्शन था भी तो वो ख़त्म हो चुका था। और वो किस हद तक था ये सिर्फ हमारे कानों में जाती थी ये बात। मुझे ये नहीं मालूम है कि अंडरवर्ल्ड के साथ सचमुच कोई ताल्लुक था या जो है जो ब्लैक मनी में डील करते हैं उनके साथ था। लेकिन अब तो वो पूरा साफ हो गया है, क्योंकि जब से कॉर्पोरेटाइजेशन शुरू हुआ है, जब से, इसीलिए देखिए मांग क्या थी फिल्म इंडस्ट्री की, मांग ये थी कि आप हमको इंडस्ट्री का स्टेटस दीजिए। जब आप हमको इंडस्ट्री का स्टेटस देंगे तो फिर हमारी चीज़ें बदलेंगी, और चुनाची बदली। और आज जो है आपको पैसा बैंक दे रहा है जो पहले कभी दे ही नहीं सकता था। तो आज के दौर में ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, आज के दौर में ऐसी कोई बात नहीं है। सुमित अवस्थी जी हमारे सहयोगी हैं, वो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं। शबाना जी, मैं न्यूज़ 18 इंडिया में ही काम करता हूँ और पेशे से पत्रकार हूँ। आप बेबाकी से बोलती रही है, मैंने आपको पार्लियामेंट में खूब कवर किया है, सुना है, आपको भी, जावेद सर को भी। बस स्पष्ट तौर पर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आप बहुत साफगोई से बात करती हैं, दुनिया में आज की तारीख में दो ही तरह की विचारधारा दिखती है, एक राइट और एक नॉन राइट। जितने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक राइट, दुनिया में आज की तारीख में दो ही विचारधाराएं दिखाई दे रही हैं, एक राइट है और दूसरा नॉन राइट है। वही केस हिंदुस्तान में भी हो गया है। जितने लोग नॉन राइट थे उन सबको एक साथ एक जगह पर बांध दिया गया है। चुनाव आ रहा है, एक तरफ मोदी है, एक तरफ राहुल गांधी है। आपसे पूछना चाहूंगा, किसको जीतना चाहिए हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए और क्यों? मैं जो हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बिलोंग करती। मेरे जो वालिद हैं कैफी आजमी साहब, वो जो हैं कम्युनिस्ट पार्टी के कार्ड होल्डिंग मेंबर। तो जाहिर है मेरी जो परवरिश जिस तरह से हुई वो लेफ्ट की तरफ ही हुई। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ लेफ्ट से, नहीं तो मैं लेफ्ट को भी ज्वाइन कर लेती। मैं जो हूँ किसी राजनीतिक दल से अपना वास्ता बनाना ही नहीं चाहती। जब मैं पार्लियामेंट पे थी तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, ये पार्टी ज्वाइन कर लो, और मैंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं समझती हूँ कि राजनीतिक दल से जुड़ने का मतलब
वो सही हो गलत हो वो तो दूर की बात है, लेकिन जो पार्टी की सच्चाई है वो आपकी सच्चाई हो जाती है। मैं उस बंदिश में नहीं पड़ना चाहती हूँ और इसलिए मैं जो हूँ कोई ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं करूँगी जिससे ये साफ पता चल जाए कि मैं जो हूँ इस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, उस पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं एक ऐसे हिंदुस्तान में यकीन रखती हूँ और इज्जत करती हूँ जहाँ जो सच है, जो अच्छा है, जो महिलाओं के हक में है, जो प्रगति के हक में है, वो जो सोच है उसके साथ मैं हूँ। चलिए एक सवाल और ले लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामकृपाल जी। नहीं, मैं सवाल नहीं पूछना चाहता था, मेरा एक छोटा सा अनुरोध था। बहुत गंभीर बहस हो रही थी। मैं पत्रकार हूँ और किसी समय बॉम्बे में था और कैफी साहब जब वहाँ पृथ्वी थिएटर में बैठा करते थे तो उनसे मुलाकातें होती थी। एक आपका मैंने कहीं पढ़ा था, जब आप फैज़ साहब से मुलाकात आपकी हुई थी, उसका कुछ मैंने वर्णन ऐसे सुना जैसे आपने फैज़ साहब से, तो मैं जरा सा आपके मुँह से जानना चाहता था कि जब फैज़ साहब से आपकी मुलाकात हुई, जरा उस पर कुछ अगर आप कहते तो कृपा हो। असल में फैज़ साहब को तो हम बचपन से जानते हैं। जब हम छोटे से घर में रहते थे जानकी कुटीर में, तब भी फैज़ साहब हमारे पास आए थे और हमारे यहाँ ठहरे थे। हमारे घर का माहौल ऐसा था कि इसके बावजूद कि एक बहुत छोटी सी झोपड़ी में हम लोग रहते थे, वहाँ फैज़ अहमद फैज़, फिराक गोरखपुरी, बेगम अख्तर, जोश मलियाबादी, इस तरह के लोग जो हैं हमारे घर पे आके ठहरते थे। अब हुआ ये कि मैं मॉस्को में थी और फैज़ साहब वहाँ थे और मैंने कहा कि फैज़ साहब से मैं मिलने गई तो उन्होंने कहा एक नई नज़्म हुई है, पढ़ोगी? तो मैंने झेप के कहा कि मुझे उर्दू पढ़ना नहीं आती। तो बहुत नामाकूल हैं तुम्हारे माँ बाप, उन्होंने तुमको उर्दू नहीं सिखाई? मैंने कहा जी नहीं, मैं समझती हूँ, सिर्फ उसकी जो लिपि है वो मेरे लिए मुश्किल है और मैं तो आपकी बहुत बड़ी मद्दाह हूँ। देखिए, मैं आपके सब शेर मुझे याद हैं, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं कहाँ से उठता है? तो उन्होंने एक कश लिया और कहा भाई ये तो मीर का शेर है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी गलती होगी। मुझे पसंद है बात करनी, मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। देखो बेटा, मीर के हद तक तो ठीक था, लेकिन बहादुर शाह जफर को हम शायर नहीं मानते। और फिर मैं अब वहाँ झुक के और जैसे उनके कमरे से बाहर गई तो पूरे 1000 शेर मुझे याद आ गए। आई विल नेवर बी फॉरगिवन फॉर दैट। चलिए, तो और सवाल पूछना चाहते हैं? और इधर जी बिल्कुल, वहाँ से एक सवाल पूछना चाहते हैं सर। मौका मिलेगा रिपीट का भी, पहला सवाल ले लें, वरना शबाना जी फिर गुस्सा कर जाती हैं कि महिलाओं को मौका नहीं दे रहे हैं। Well, I had a question, ma'am, that number of times as a cinegoer, I feel कि जब हम पिक्चर देखने जाते हैं, आजकल कोई भी फिल्म मेकर ये सोचता है कि कहीं मेरी पिक्चर रिव्यू के टाइम पे काट ना दी जाए, कोई सीन ना काट दिया जाए। और जब एज अ सिनेगोअर मैं पिक्चर देखने जाती हूँ तो मुझे लगता है कि एक ना एक सीन जो कट गया, शायद अगर वो होता तो कुछ और मीनिंग होती। हाउ डू यू सी इस चीज़ को कि जब आजकल के टाइम पे काफ़ी सारे सीन्स कट कर दिए जाते हैं, स्टोरी जो है वो कट कर दी जाती है, और दूसरा कुछ इश्क किया, कुछ काम किया कि 2 लाइनें सुना सकते हैं क्या? ये सवाल आप इनसे पूछिए। मैं इस बात पे इतनी बात कर चुकी हूँ कि मैं अपनी आवाज़ से थक चुकी हूँ। चलो मैं बता देती हूँ, अपने करंट एक्सपीरियंस से बता देती हूँ। जब मुल्क बनाई थी तब सबने सोचा था पता नहीं पास भी होगी, सेंसर से नहीं होगी। मतलब मैंने खुद ये सोचा था कि चलो क्या पता पिक्चर कभी रिलीज ही ना हो, या तो होगी भी तो इतनी चीज़ें कट जाएंगी जो हम पहुँचाना चाहते हैं बात नहीं पहुँचेगी। इन द फर्स्ट वेरी सिटिंग ऑफ CBFC रिव्यू नहीं, पहले वाला ही सिटिंग में ही, US certificate with only like 3 very insignificant changes which didn't even change कि पिक्चर में हम क्या बताना चाह रहे थे, एंड बिल्कुल मक्खन की तरह पिक्चर सामने आ गई, जो शायद आज तक लोग शायद पूछ रहे हैं कि ये हुआ कैसे। मैं खुद पूछ रही हूँ अनुभव सिन्हा से, ये हुआ कैसे। तो हर बार ही ऐसा नहीं होता है। यही चीज़ पहले पिंक में भी हुई थी, हमें US सर्टिफिकेट मिल गया था, इसमें भी हुआ US सर्टिफिकेट मिल गया है। CBFC को से मेरे को एक्चुअली आज तक कोई इशू या परेशानी अपनी फिल्मों को लेके नहीं हुई है, एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट विद द काइंड ऑफ फिल्म्स आई हैव डन कि
नो वी हैव कन्वेड इट एग्जैक्टली द वे इट इज़. येस, काफ़ी लोगों को हुई है जिनकी अपनी बैटल है, जो बैटल को अलग अलग लेवल्स पे जाके लड़े हैं, उस बैटल को कई लोग जीते हैं, कई लोग नहीं जीत पाए हैं. बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करती हूँ और मेरे को नहीं हुआ ऐसा अभी तो कुछ. चलिए, तो ये तो आपसे एक सवाल मेरा था आपसे कि फिल्म मुल्क को भारत में बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छे बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन आए, लेकिन पाकिस्तान में बैन लग गया फिल्म पर. बहुत बुरा लगा मुझे पाकिस्तान वालों के लिए. मतलब हम खुद सोच रहे हैं इस क्वेश्चन का जो जवाब है ना, वो मैं जानने की इतनी इच्छुक हूँ कि आपको पता नहीं है कि मतलब ऐसा क्या हो गया. हाँ, यहाँ पे लोगों ने हमें एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया था, वो कहते हैं कि हमने रिलीज, तो एग्जैक्टली हमने पिक्चर बनाई कौन से देश के बारे में, मेरे को समझने नहीं आ रहा है ये, जो उन्होंने हमारी पिक्चर रिजेक्ट कर दी कि भाई पाकिस्तान वालों को नहीं दिखाएंगे. मतलब क्या इंटरप्रिटेशन करें हम इसका, और यहाँ पे लोग हमारे को एंटी नेशनल बोल रहे हैं वो पिक्चर बनाने के लिए. सो बट वी आर एक्सट्रीमली प्राउड, पीपल हु हैव सीन इट रियलाइज कि वो पिक्चर एक प्राउड इंडियन के लिए है. शायद इस वजह से पाकिस्तान रिजेक्ट कर दी हो, आई डोंट नो. तो इस बार ट्विटर पे ट्रोलिंग हुई आपकी? हाँ, अभी तक हो रही है. बहुत पॉपुलर कर दिया मुझे सबने, मैं बता रही हूँ, बहुत पॉपुलर हूँ इस समय. मैं ट्रोल की फेवरेट सब्जेक्ट हूँ इस टाइम पे, और ठीक है, हमारा काम ही है पॉपुलैरिटी. शबाना जी, ये खटास कुछ कम होगी भारत पाकिस्तान के बीच में, लगता है, जब नए वजीर आए? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो पॉलिटिकल इख्तिलाफात हैं उन पे तो चर्चा जारी रहनी ही चाहिए. सिर्फ चर्चा ही एक तरीका है जिससे आप चीज़ों को सुलझा सकते हैं. जंग कोई ऑप्शन नहीं हो सकता आज के दौर में. लेकिन पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर लोग एक दूसरे से भाईचारे के साथ पेश आएँ, कितने सारे लोग हैं यहाँ जिनके रिश्तेदार वहाँ हैं, कितने सारे लोग वहाँ हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ हैं. हम आर्टिस्ट हैं, हम आर्टिस्ट मोहब्बत फैलाने का काम करते हैं, और हम ये मानते हैं कि अगर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हों, अगर कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स हो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब वहाँ के लोग यहाँ आए तो उनको लगा अरे बाप रे, हम तो भारत के बारे में क्या सोचते थे और वो कैसा देश निकला, और ऐसे ही यहाँ के लोग वहाँ के बारे में सोचते हैं. तो जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है वो जरिया कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. लेकिन इंडस्ट्री के ही लोग कुछ हैं जो आर्टिस्ट हैं, वही विरोध कर देते हैं. नहीं, आर्टिस्ट के साथ ये बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये नहीं होना चाहिए. क्योंकि देखिए, एक बात जो लोगों की समझ में नहीं आती, और ये मैंने कई सरकारों को बताया है, पाकिस्तान की सरकारों को, जब मुशर्रफ साहब आए थे उनसे भी बात की थी, नवाज शरीफ साहब से भी बात की थी जब वो यहाँ आए थे, कि देखिए क्रिकेट जो जरिया है ना, वो लोगों को जोड़ता नहीं है. जो कंपटीशन होता है इसकी वजह से बहुत स्ट्रांगली आप ओपोनेंट्स हो जाते हैं. अगर आप फिल्में बनाएं और जॉइंट कोलैबोरेशन करें तो ये तो ऐसी चीज़ है जहां इकट्ठा होके आप एक ऐसा काम करेंगे कि आपकी ऑडियंस जो है वो सारी दुनिया में आगे फैलेगी. जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट कोलैबोरेशन अगर हम करें तो ये दोनों मुल्कों के लिए अच्छा होगा, ऐसा मेरा मानना है. से ले लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं. अमीश देवगन हमारे सहयोगी हैं, वो पूछना चाह रहे हैं एक सवाल. शबाना जी, आपसे एक सवाल यही है, आपने बोला कि हिंदू मुसलमान हो गया इस देश के अंदर, लेकिन 1947 से ही हिंदू मुसलमान हो गया था जब इस देश का बंटवारा हुआ था. और आपने बोला ये देश सेकुलर है क्योंकि अधिकतर इस देश के जो लोग हैं वो सेकुलर हैं. क्या हम ये माने कि हमारे सेकुलरिज्म की परिभाषा यही है कि हम एक तरफा बात करें, और जब हम एक तरफा बात की बात करते हैं तो हम सिर्फ अक़लियतों की बात करें वो सेकुलरिज्म है, अगर कोई मेजॉरिटी की बात करे तो वो सेकुलरिज्म नहीं है? आपने उसमें कश्मीर का एग्जाम्पल भी दिया, आपने बोला कश्मीरी मुसलमान से पूछ के देखो और कश्मीरी हिंदू से पूछ के देखो. मुझे तो ध्यान में आता है वो एथनिक क्लिनजिंग कश्मीरी पंडितों की, जो ये अपने घर में बेघर कर दिए गए और सब लोग चुप बैठे रहे, कोई कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा. तो इस पर आपकी राय? नहीं, बिल्कुल, ये जो है, जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ है, ये हमारे देश में एक इतना बड़ा नासूर है कि उसके लिए हम सिवाय शर्मिंदा होकर और माफ़ी मांगने के और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि अपने ही मुल्क में इस तरह की एथनिक क्लेंजिंग हो और उसको लोग भूल जाएं. लेकिन ये देखिए कि इसके ऊपर सियासत ना खेली जाए, ये मैं चाहती हूँ. हर चीज़ में क्या हो रहा है कि अब हम ये कह रहे हैं कि अच्छा, माइनॉरिटीज़ की अगर हिफाजत करें तो मेजॉरिटी की नहीं करना चाहिए. ये कौन कह रहा है? और मेजॉरिटी की कहाँ हिफाजत नहीं हो रही? मगर
ये जो हम मेरे मुल्क का संविधान है वो कहता है बड़ा हो या छोटा, वो अक़लियत हो कि मेजॉरिटी, वो हिंदू हो कि मुसलमान, वो औरत है कि मर्द, सबकी हिफाजत बराबर की होना चाहिए और यही मैं मानती हूँ। बहुत अपने सवालों के जवाब सबको मिल रहे हैं लेकिन दिल भर नहीं रहा है और पूछना चाहते हैं। शेष नारायण जी की दोबारा रिक्वेस्ट आई है कि एक और सवाल। कोई बात करता नहीं करता, बस सच है ये। इतनी बेबाक कोई बात करता नहीं है, इसलिए यही बात इतने सच है, सवाल पूछे जा रहे हैं। आपने मोहतरमा शबाना जी मेरे एक इंटरव्यू में कहा था कि आप पैदा कम्यून में हुई थी और मैं जानता भी हूँ पैदा हुई थी, और जब आप 3 या 2.5 साल की थी तो आप जब जुलूस में जाती थी कैफी साहब के साथ तो चारों तरफ लाल लाल कुछ दिखता रहता था, आपको पिकनिक का मज़ा आता था। अभी आपने फरमाया कि अब हम आइडियोलॉजी न्यूट्रल हो गए हैं, ये हादसा हुआ कब से आप आइडियोलॉजी न्यूट्रल हुई? क्योंकि शुरू में तो आप नहीं आइडियोलॉजी न्यूट्रल हो। आप कह रहे हैं आप किसी पॉलिटिकल पार्टी में मैं आइडियोलॉजी न्यूट्रल नहीं हूँ। मैंने साफ कहा कि मेरा रुझान जो है वो लेफ्ट की तरफ है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी न्यूट्रलिटी इज नॉट द सेम थिंग। आई एम नॉट आइडियोलॉजिकली न्यूट्रल। आइडियोलॉजी वही है जो कैफी साहब ने घुट्टी में बिल्कुल, जो इसीलिए तो मैंने कहा जो समाजवाद में बिलीव करता है, जो औरतों की आज़ादी में बिलीव करता है, जो बराबरी में बिलीव करता है, जो इंसान दोस्ती में बिलीव करता है, वही मेरी आइडियोलॉजी है। तो हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मैं जो हूँ, एक इससे पहले कि सब लोग कोई एक और सवाल पूछे, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोगों का फर्ज है, ये जो खूबसूरत मुल्क हमारा है, जिसके लिए हमारे माता पिता ने आज़ादी की जद्दोजहद की है, जिसकी वजह से कईयों ने अपना मुल्क कुर्बान किया, तो हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है, बजाय इसके कि हम इसको तहस नहस करने में लग जाएं। कैफी आज़मी साहब का ही एक शेर है जिससे मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहती हूँ। कोई तो सूद चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले, कोई तो सूद चुकाए, कोई तो ज़िम्मा ले, उस इनकलाब का जो आज तक उधार सा है। वो इनकलाब है औरतों की बराबरी, वो इनकलाब है गरीब और अमीर की बराबरी, वो इनकलाब है जब इंसान दोस्ती पूरी तरह से यहाँ कायम होगी। शबाना जी, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बहुत हो गया। एक महिलाओं से रिलेटेड सवाल था। एक फिल्म आई जिसमें एक हीरो बड़े फक्र से कहता है कि गिन लो 308 नहीं 350 महिलाएं मेरे साथ सो चुकी हैं, तो उसको हीरो की तरह फिल्म क्यों प्रोटेक्ट करती है? क्यों चाहती है कि फिल्म ऐसी हो जिसमें हीरो कहे 308 नहीं 350 औरतों के साथ मैं सो चुका हूँ? आप मेजॉरिटी से पूछे जिन्होंने 350 करोड़ रुपए कमाए हैं उस पिक्चर को, वो शायद आप में से भी बहुत लोग होंगे। क्यों देखने गए वो पिक्चर फिर इतनी नहीं पसंद थी? तो आई थिंक दैट्स अ पिक्चर बनाई उन्होंने किसी की लाइफ के बारे में जिसने ऐसा किया था, वो अब आपकी इंटरप्रिटेशन, आप उसको अपना हीरो मानते हैं कि विलन। 350 करोड़ रुपए कमाए आप सब ने, यानी कि आप उसको हीरो मानते हैं। फ्लॉप करवा देते पिक्चर तो वो शायद हीरो नहीं होता। आज भी उसकी पिक्चर देखने जाते हैं लोग। तो ये हम नहीं आपको बोल रहे कि ऐसा सोचिए, हम आपको सिर्फ दिखा रहे हैं कि ऐसा है। आगे आपके ऊपर है ना। आज सब हम कोई भेड़ चाल का थोड़ी ना, मतलब हड़ हड़ करके इधर चल पड़ो तो सब उधर चल पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना। बॉलीवुड इसलिए थोड़ा बनाए कि हम बताएंगे क्या सही है क्या नहीं है। एक चीज़ दिखाइए आपको, आगे आपकी इंटरप्रिटेशन है, मत देखने जाते पिक्चर। ऐसे व्यक्ति को हीरो माना उन्होंने, फिल्म चलवा दी, आप ऐसे व्यक्ति को कैसे देखती हैं? आप क्या मानती हैं? आप मेरी बात करेंगे तो ऑब्वियसली मैं खुद नहीं ये सब चीज़ें करती हूँ, तो ऑब्वियसली उनको सही नहीं मानती हूँ तो नहीं करती हूँ। अब उससे मतलब ज़्यादा क्या बोलना, इट्स इज ऑब्वियस कि मैं नहीं इसको सही मानती हूँ। वाह। ये शबाना जी, आपने कहा कि बातचीत का रास्ता खुला होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के संबंध में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कर्नल थापर बैठे हुए थे, मेरे ख्याल से अभी नहीं है। उनके बेटे ने शहादत दी थी कारगिल में। विजय थापर मेरा दोस्त था, जूनियर था। अच्छा ठीक है। आपने कहा भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत होनी चाहिए, चर्चा का दौर चलना चाहिए। अभी कुछ देर पहले फर्स्ट हाफ में कर्नल थापर यहाँ बैठे हुए थे, इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है। उनका बेटा विजय थापर, लेफ्टिनेंट विजय थापर, करगिल में शहीद हुआ और वो इस बात के स्टॉन्च सपोर्टर हैं, ये मैं उनके बिहाफ पे कह सकता हूँ, बिकॉज इज अ फैमिली फ्रेंड, कि बातचीत तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक कि टेररिज्म ख़त्म ना हो जाए। हम कश्मीर में रोज़ कम से कम 2 से 4 भारतीय फौजियों को, चाहे वो आर्मी के हों, चाहे वो पैरामिलिट्री के हों, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के हों, उनकी शहादत की खबरें सुनते हैं। आप लोग जब इस तरह की बातें करते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, आप सोचते हैं कि उन फैमिलीज़ पे क्या गुजरती होगी
आप अपने पे ये मोरालिटी का जो पर्दा है आपने किस तरह से अपने ऊपर ओढ़ लिया। वाह, दाद देती हूँ मैं आपको कि आप जो हैं वो ठेकेदार हैं और आपके अंदर जो है सहानुभूति है और आपका दिल रोता है और हम ऐसे लोग हैं कि हमारे दिल नहीं रोता। इस तरह का इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा अपनी तरफ झांकिए और देखिए कि किस तरह के आप लोग जो हैं न्यूज़ कैरी करते हैं। किसी चीज़ को ये कहना कि ये कॉन्वर्सेशन शुड गो ऑन, ये मैं सोचती हूँ। उनको अगर ये लगता है कि नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उनका बिल्कुल जायज़ है ऐसा सोचना। आपने मेरे बारे में पूछा था मेरी क्या राय है, मैंने आपको बता दी कि मेरी क्या राय है। इस तरह की बहस जिसमें सिर्फ फूट डाली जाए और जिससे सिर्फ नफरत फैलाई जाए, वो किसी भी कोने में हूँ मैं उसके खिलाफ। एंकर का काम एक ये भी होता है कि सही मूड को सही समय पे पहचाने। मैंने मूड को पहचान लिया है और बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तापसी आप भी आई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।